समंदर बोल, तुझमें कितना पानी, जितना गहरा उतरे तुझमें उतनी बढ़ती जाए हैरानी। बोल समंदर बोल, तुझमें कितना पानी। नमस्कार, साहित्यिकी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रजनी सेन। ये बोल है हिंदी और उर्दू के मशहूर शायर कतील शिफाई जी के, लेकिन ये शब्द साहित्य की दुनिया पर भी बिल्कुल खरे उतरते हैं। साहित्य के सागर में हम जितना गहरे उतरते जाते हैं, हमारी प्यास उतनी बढ़ती जाती है। लेकिन ये सफ़र हमें एक बेहतर से बेहतरीन इंसान बनाने की तरफ होता है। तो आइए, साहित्यिकी के सफ़र में आज क्या कुछ खास आपका इंतज़ार कर रहा है, देख लेते हैं। जीवन यात्रा में आज मिलेंगे उपन्यासकार और व्यंग्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी। पुस्तक चर्चा में आप तक पहुंचेगी किताब नागार्जुन रचना संचयन, और किताबों की दुनिया में आपको लिए चलेंगे नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, द्वारका, नई दिल्ली। अपना अंदाज, अपनी नज़र, अपना असर जिंदा रखा, उसने एक बिल्कुल नए शहर में अपना शहर जिंदा रखा। आज जीवन यात्रा में हम जिस साहित्यकार से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने न केवल बुंदेलखंड की मिट्टी की कहानियों को, किस्सों को और किरदारों को हम तक पहुंचाया, बल्कि वहाँ की विसंगतियों को भी बड़ी बारीकी से अपनी व्यंग्य विधा के माध्यम से पकड़ा है। जीवन यात्रा में आज आपको मिलवा रहे हैं सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार, साहित्यकार, लेखक, कहानीकार, पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी से। हमारे साथ हैं विख्यात उपन्यासकार और व्यंग्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन यात्रा में। बुंदेलखंड की मिट्टी में आपका जन्म हुआ, वो मिट्टी जो आपको बहुत कुछ सिखाती है अभावों के बावजूद भी। लेकिन आपका जीवन इतना अभावों में था नहीं। बचपन की अगर बात करें तो कैसा बचपन था? बुंदेलखंड का अभाव आपको बुंदेलखंड एक मामले में बहुत अलग है दुनिया से, कि बुंदेलखंड में आप जाएंगे ना, बहुत ही गरीब से गरीब आदमी, बहुत वंचित सा आदमी, बहुत आपको लगेगा बिना पढ़ा लिखा है, ये तो बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है आराम से बस में, पीछे ज़मीन पे बैठ गया है बेचारा, क्योंकि सीट नहीं मिली। बल्कि कुछ बड़े लोग बैठे हुए हैं तो एक अच्छे कपड़े वाले के पास नहीं बैठेगा, भाई ये बड़े आदमी इनके साथ कैसे बैठे, तो हो सकता है ज़मीन बैठ जाए। आप बात करिए उससे, वो केवल व्यंग में बात करता है। वहाँ के जन जन में व्यंग है। और मैं समझता हूँ, मैंने सोचा बाद में कि ये क्या है कि व्यंग बुंदेलखंड के लोगों में, कि ये बात सीधी करते ही नहीं है, उनकी बात हमेशा टेढ़ी होती है। कहते हैं ना, वो खुद कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं, 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। हाँ, कि 100 लोगों को ऐसे बदमाश हो, अब एक बुंदेलखंडी उसके लिए पर्याप्त है। बातचीत में बहुत अलग होते हैं। तो मुझे लगा कि इतना अभाव है, इतनी गरीबी है। अब तो खैर बहुत चीज़ें बदल रही हैं, पर उसके बीच में जीने की कला केवल आपको यही है कि आप उस पर हंस सकें, अपनी गरीबी पर हंस लें, अपनी भूख पर हंस लें, अपनी जो दरिद्रता है, जो परेशानियां हैं, आप उसको हंस के टाल दें, तो ही आप जी पाएंगे। तो बुंदेलखंड इस तरह जीना सिखाता है, हंस हंस कर। आपने कहा ना कि बुंदेलखंड की मिट्टी गिर के, चोट खिला के सिखाती है, पुचकार के सिखाती है। पुचकारना यही है, बहुत आराम से, और सीधे कोई बात ही नहीं करता। हमें तो लगता है हमारे ना पिताजी ने कभी हमसे सीधी बात की होगी, हमारे किसी रिश्तेदार ने नहीं की होगी, कहीं आप आसपास निकले तो नहीं की होगी। बचपन में स्कूलों में भी कहीं टीचर सीधे बात करने वाले हमें तो नहीं मिले। बहुत उससे आपने अगर कहें कि व्यंग क्यों बना, तो व्यंग वहाँ से है, अब वहाँ से सीखा है आपने वो परंपरा, जो बातों में मज़े लेके बात कहने की है। आप दुख की बात भी करें, मेरी ज़्यादातर किताबों में ये कहते हैं लोग कि सब हंसते जाते हैं पर बाद में बहुत दुख के साथ बैठ जाते हैं, बाद में एक कष्ट रहता है। तो हंसते हंसते रोने की कला जो है वो बुंदेलखंड सिखाता है आपको। हंसते हंसते रोने की कला। लेकिन आपने जो अपनी कलम के माध्यम से, एक त्रयी के माध्यम से, उपन्यास की त्रयी के माध्यम से अपनी मिट्टी को, मैंने बुंदेलखंड पे 3 उपन्यास लिखे हैं। बारामासी, जिसका आप कह रहे थे आपने पढ़ा है, एक हमना मरब है, और जो बुंदेलखंड में मैंने डेथ पर लिखना चाहता था। डेथ पर मैंने जब लिखने की कोशिश की हमना मरब, तो मैंने पाया कि हिंदी में तो कोई मृत्यु पर पूरा उपन्यास मेरे को याद नहीं आया, किसी और भाषा में भी नहीं है जिसमें मृत्यु के अराउंड बातचीत हो रही हो, और ह्यूमर में तो है ही नहीं।
तो मृत्यु का मज़ा लेके लिखना, मृत्यु पे लिखी है लोगों ने, फिलोसफिकल बड़ा लिखा है, पर मज़े लेके मौत पर लिखें आप। तो मज़े लेके लिखें, उसके वो पक्ष लिखें जो मौत के साथ मज़े देते हैं। जो बुंदेलखंड में जब 13वीं होती है, जब वो शुरू में आते हैं, मैंने तो वहाँ पे जब ले जाते हैं अर्थी पे लिटाते हैं ना, उस ज़माने उस जगह का बहुत मज़ेदार दृश्य बनाया है। जी जी। तो उसको मज़े लेके कैसे लिखेंगे आप? तो बुंदेलखंड से जो आपका अभी प्रेम है वो और गहरा होता नजर आ रहा है। बुंदेलखंड से प्रेम छूट नहीं सकता कि हर बुंदेलखंडी अपना बुंदेलखंड साथ लेके जाता है। वो अगर अमेरिका में भी है, मैं गया था नॉर्थ कैरोलिना में, एक पुरस्कार मिला था मेरे को, ढींगरा फाउंडेशन अवार्ड कुछ था, एक उपन्यास इसी हमना मरब के लिए मिला था। तो वहाँ पे मिलने बहुत से बच्चे आए थे, ज़्यादातर IITian से, जो यहाँ वहाँ पे कोई 10 साल से काम कर रहा है अमेरिका में, कोई 300 किलोमीटर से ड्राइव करके आया है। तो उसमें 2 थे जो बुंदेलखंडी थे, वो इसलिए आए थे, और वो वहाँ पे आके मुझसे बुंदेलखंडी में बात करने लगे, और भैया तुम कैसे हो अब वो जो है, तो मैं वो बुंदेलखंडपन उसने वहाँ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि बुंदेलखंडी की जो मिठास है, मैंने रीवा ही रहा हूँ, बघेलखंडी बहुत क्लोज से समझी है और जानी है, और पढ़ लिख के तो आपने बिहार की जो आपने जो भाषा रेणु ने इस्तेमाल की है, तो उसमें जो वहाँ की जो मिठास है, मैं पाता हूँ तो अगर दोनों की भी तुलना करूँ, जो रेणु के उपन्यास में मिठास है, मैला आंचल में जो गांव में है, जो मज़े लेके है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे, या तो मैं बुंदेलखंड का मुझे लगता है, पर मुझे लगता है डॉक्टर साहब बुंदेलखंड में बहुत मिठास है। जी, आपने जो बुंदेलखंड के ग्रामीण जीवन का जो चित्रण किया है, एक तरीके से गांव जो आप सामने लेकर आए, आपने वो एक जो गांव का रूमानी तस्वीर है उसको भी तोड़ा है, और जो हमारी फिल्मों में दिखाया गया, साहित्य में दिखाया गया, वो एक बड़ा मिठास से भरा हुआ बड़ा सुंदर गांव, लेकिन आपने उनके अभावों को अपने उपन्यासों के ज़रिए दिखाया। तो कभी किसी ने शिकायत की, ये आपने क्या कर दिया डॉक्टर साहब, छवि ही तोड़ दी? नहीं, छवि नहीं तोड़ी, हमने छवि बनाई है, सही छवि बनाई है। देखिए, गाँव को सबसे पहले जिसे कहेंगे हम, इसका रोमांटिज्म तोड़ा तो हमारे शिलाल शुक्ल ने तोड़ा, राग दरबारी लिख के, कि गाँव में कितनी बदमाशी भी है, गांव वाले कितने चालाक भी हैं, उन्होंने दिखाया अपने उसमें कि गांव वाले में कितनी राजनीति है, और इसके बाद भी वो गांव में है, और गांव के उन सारे गुणों से भी भरपूर है जिसके बारे में गांव, जिसका प्रेमचंद ने लिखा होगा या और लोगों ने कविताओं में लिखा है गांव। तो गांव एक, आप एक तरफा तस्वीर क्यों दिखाओ गाँव की? गाँव को पूरा ही समझना है तो गाँव का ये भी तो हिस्सा देखना चाहिए। तो मुझे लगा था ये, और मैंने तो इसको जिया है बहुत, खासकर बारामासी के पात्र तो मेरे घर के ही आसपास के लोग थे, जिनसे आप लेके आपको लगा था कि ये पात्र, जैसे मेरी मामी थी जो बुंदेलखंड की जो मेन, जो उस वाले बारामासी की मुख्य जो माँ है, अम्मा है, जो वो मेरी मामी जी थी। मैंने उनको इतने अभावों में जीता देखा है कि मैं कल्पना नहीं कर सकता उस गरीबी की, जो क्योंकि मेरे नाना जी और मामा जी की डेथ जल्दी हो गई। मामी जी ने 5-6 बच्चों को एक साथ पाला, और ये नहीं पता शाम की रोटी कहाँ से आएगी, और मैंने उनको कभी दुखी नहीं देखा, और हमेशा सपनों से भरा देखा कि अब जे बड़े हो रहे तो अब जे बढ़ के देखियो, जे बैठेंगे कलेक्ट्री में तो जे कलेक्टर बन जाएंगे, और जे चले जाएंगे पुलिस में तो जे ऐसा। उनमें से एक भी बच्चा सफल नहीं हुआ, सारे बच्चे बर्बाद हो गए। पर वो बाद में जब बच्चों के बच्चे हुए तो उनमें देखती थी कि ये बच्चे देखिए, ये बहुत अच्छा है भैया, तो मैंने नहीं जानते, इधर आओ चलो कविता सुनाओ, हाँ फिर सुनो, ये बहुत ही, ये निकलेगा नरोत्तम जैसा। नरोत्तम हमारे मामा जी थे, देखियो ये नरोत्तम जैसा निकलेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ये जो सपना देखने की ललक है, हाँ, जो सपने को छोड़ती ही नहीं है, एक टूट गया तो दूसरा देखती है, दूसरा देख गया तीसरा देखती है। ये सारे पात्र कहाँ से आएंगे? ये सारे पात्र उस जीवन से आए, तो मैंने उनको लिखा है। और आपने सपने देखने की बात कही, बड़े साहित्यिक परिवार में और ऐसे आपका पालन पोषण हुआ, लेकिन आप डॉक्टर बन गए, तो साहित्यकार जो था आपके, मेरे पिताजी डॉक्टर थे। ऐसा नहीं, मेरे परिवार में मेरे नाना जी मामा जी तरफ का परिवार बहुत बड़ा साहित्यिक परिवार था। ओरछा स्टेट के राज्य कवि थे मेरे नाना जी, मेरे मामा जी, और नाना जी इतने बड़े कवि थे कि जब मैथिली शरण गुप्त आते थे, मैथिली शरण गुप्त आपके राष्ट्र कवि थे, तो वो कहते थे आपके बगल में नहीं बैठते, तो वो ज़मीन पे नीचे बैठते थे, ऊपर कुर्सी बैठते थे कि यहाँ नहीं, मैं यहाँ, मेरा जगह ये है।
इतने बड़े कवि थे वो, मेरे नाना जी थे। तो उनकी कविता की डायरियाँ पढ़ पढ़ के मैंने चौथी पाँचवीं क्लास से जब मेरा अक्षर ज्ञान हुआ है, तो मेरे नाना जी की कविताओं की डायरियों से और मामा जी कविताओं की डायरियों से, वहाँ से मैंने किया। और मैं उनका एक हरदौल चरित्र करके उनकी एक वो थी खंड काव्य, जिसको कि उन्होंने उस समय के उस वाली भाषा में लिखा था, जिसमें थोड़ा ब्रज का प्रभाव था, थोड़ा ट्रेडिशनल सवैये और दोहे और इस तरह की। और मैंने उसको खड़ी बोली में छठवीं क्लास में वो किया था, पूरा एक लिखा था। छठवीं क्लास में मैंने 52 सर्गों का एक पूरा छंद लिखा था, क्योंकि मैं चौथी क्लास से तो पढ़ रहा था उनको, और छठवीं तक मुझे लगा हाँ मैं कर सकता हूँ ये काम। तो मैंने छठवीं में लिख डाला हरदौल चरित्र, वो मेरे पास कहीं पड़ी हुई कॉपी अभी भी। और आप पढ़ते भी हैं और आप जैसे साहित्यकारों को सुनना भी चाहते हैं, तो इस मोड़ पर कुछ लिखा हुआ अगर आप हमारे श्रोताओं, आपके अपने पाठकों को कुछ बहुत सुना। छोटा सा एक पढ़ दूंगा जी। अनुकूल हवा में कचरा। हवा बही और कचरा उड़ चला, ऊपर 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 दुनिया के ऊपर, आदमियों के सर पर। न वजन में न कद में, पर अनुकूल हवा चले तो कचरे को ऊंचाई पकड़ते देर नहीं लगती। आपकी हवा भर चल पड़े इस देश में तो आपको कोई रोक नहीं सकता। हमने तो अपनी हवा के चलते लोगों को नामालूम कहाँ से कहाँ पहुँचते देखा है। राजनीति में, नौकरी में, साहित्य में, हर जगह हवा चली और ऊंचाइयाँ प्राप्त कर लीं। अब आप इतराते उड़ रहे हैं बड़ी कुर्सियों पर, बड़ी कारों में। और फिर क्या होता है आगे, इसका छोटा सा हिस्सा और है, क्या कचरा ऊंचाई पर जब पहुंच जाता है तो बदल जाता है? नहीं भाई साहब, वो कचरत्व में मगन है और कचरे से अलग होने को तत्पर नहीं है। वो अपनी समस्त क्षुद्रताओं, कमीनगी, ईर्ष्याएँ, बदमाशियाँ, ओछेपन और कचरागर्दी के साथ इस ऊंचाई पर पहुंचा है। और ऊंचाई पर पहुंचकर भी कचरा कचरा ही रहता है, वो बदलता नहीं है। वो जानता है मैं कचरा होने के कारण ही यहाँ पर हूँ, कचरे से अलग हुआ तो मैं गड़बड़ हो जाएगा, तो वहीं रहता है। और एक दिन जब उसकी हवा नहीं रहती तो वो ज़मीन पे आ जाता है, फिर वो धूल में मिल जाता है, धूल में रहता है, धूल का हिस्सा हो जाता है। तब भी कचरे को कभी नहीं लगता कि कुछ गलत हो गया। वो अपने अवसर की तलाश करता है। वो किसी जीप के टायर में चिपक जाता है, किसी बड़े आदमी के जूते में चिपक जाता है, और कचरा फिर चलने लगता है। तो गलती या हवा की नहीं, गलती कचरे की भी नहीं, गलती आपकी है कि आप जब कचरा ऊपर उड़ता है तो उसे अपने सिर पे लेने के लिए घूमते हैं। तो दोष आपका है, कचरे का नहीं। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने उधरी को पार, मन की मन में ही रह गई, हो गए उसी में निराकार। उनको मेरा प्रणाम, जो पूर्ण हो ना सके काम, उनको मेरा प्रणाम। एक हारे हुए व्यक्ति को भी विजेता घोषित करने वाले ये शब्द निकले हैं महान कवि नागार्जुन जी की कलम से। पीड़ा की स्याही में डुबोकर उन्होंने जो कुछ भी लिखा, उसने न जाने कितने टूटे हुए मनों को जोड़ा, न जाने कितने दिलों को सहारा दिया। और आज पुस्तक चर्चा में उन्हीं की रचनाओं से सजी एक किताब आपके सामने आ रही है, नागार्जुन रचना संचयन, जिसे लिखा है राजेश जोशी ने। क्या कुछ खास है इस किताब में, बता रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार महेश दर्पण जी। नागार्जुन रचना संचयन साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का संपादन राजेश जोशी सुपरिचित कवि ने किया है। यह पुस्तक वैद्यनाथ मिश्र, जो मैथिली में यात्री हो जाते हैं, और हिंदी में नागार्जुन, जो बंगला, मैथिली, संस्कृत और हिंदी में समान अधिकार से लंबे समय कविताएं लिखते रहे। कविताएं ही नहीं, उन्होंने कहानियाँ, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, व्यक्तिचित्र और संस्मरण इतने खूबसूरत लिखे हैं कि आज़ादी के बाद के साहित्य का इतिहास बगैर नागार्जुन के पूरा नहीं हो सकता। ठीक कहा है राजेश जोशी ने अपने भूमिका और प्रस्तावना में कि नागार्जुन ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक से अपने लिए प्रेरणा ही नहीं, उनका नाम भी स्वीकार किया। उनके साथ राहुल सांकृत्यायन, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे लोग बने रहे। उन्होंने न केवल लंबी यात्राएं की, बल्कि जीवन को बहुत करीब से देखा।
वृद्धावस्था में जिस तरह वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के अखबार पढ़ा करते थे, लगता था जैसे उनके दिल और दिमाग में भी मैग्नीफाइंग ग्लास बसा हुआ है, क्योंकि समाज, संस्कृति, धर्म, राजनीति और देश का वह इतना सूक्ष्म निरीक्षण और पर्यवेक्षण करते थे अपनी रचनाओं में कि लगता था जैसे वह मैग्नीफाइंग ग्लास हर समय काम कर रहा है। उनकी उपन्यासों में रतिनाथ की चाची, बलचनमा, वरुण के बेटे जैसे उपन्यास तो हैं ही, उनकी कहानियाँ भी लंबे समय पाठकों का मनोरंजन और ज्ञानवर्धन करती रहीं। नागार्जुन अपने आप में आज़ाद भारत के एक ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने नेहरू युग से लेकर आपातकाल के बाद तक कष्ट भी झेले, जेल भी गए, रचनाओं के लिए दंडित भी हुए, लेकिन अपने लेखन का स्वर कभी नहीं बदला। नागार्जुन का अर्थ है प्रतिरोध की आवाज़, जनता की आवाज़। नागार्जुन ने हर समय ये कहा कि हम जो देखते हैं, जो सोचते हैं, जो समझते हैं, वही लिखें। लगता है जैसे उनकी संपूर्ण इंद्रियां देखने वाली, सूंघने वाली, स्पर्श करने वाली और चखने वाली लगातार काम करती रहती थीं। उनकी रचनाओं में भारतीय समाज का वह वर्ग जो सर्वहारा है, वह वर्ग जो वंचित है, वह वर्ग जिसे अधिकार नहीं मिले, बार बार बोलता है। उनकी रचनाओं में समाज के सभी पात्र इस तरह से आते हैं जैसे कि बाबा के साथ यात्राएं कर रहे हों। नागार्जुन को बाद में यह नाम बाबा इसलिए मिला कि लोग उन्हें आदर के साथ याद करते थे। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और निराला जैसी त्रयी के बाद जो एक नई त्रयी बनी जिसमें शमशेर, नागार्जुन और त्रिलोचन शामिल थे, नागार्जुन सर्वोपरि बने रहे। उन्होंने लगातार ऐसी भाषा में रचनाएं लिखीं जो जनता को समझ में आएँ, जनता के विवेक को जगाएं और बताएं कि वो अपने अधिकारों के लिए किस तरह से लड़ें। राजेश जोशी ने इस संचयन में उनकी तमाम विधाओं की झांकी प्रस्तुत की है। उपन्यास अंश हैं, कहानियाँ हैं, यात्रा वृत्तांत हैं। निराला एक व्यक्ति, एक युग से एक अंश है और मैं कहूँ कि इस पुस्तक को अगर आज का युवा पाठक पढ़ेगा तो वो जान सकेगा कि नागार्जुन क्या थे, क्या रचते थे, कैसे व्यक्ति थे और हमें उनसे क्या सीख लेनी चाहिए। सच बात यह है कि नागार्जुन आज भी हमारे लिए एक ऐसे प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं जो एक साथ बंगला, संस्कृत, मैथिली और हिंदी में ऐसी रचनाएं दे गए जिन्हें पढ़कर हम ये पाते हैं कि हमारे समाज का आईने में चेहरा कैसा दिखता रहा, खासकर आज़ादी के बाद। 1933 में पहली कविता राम के प्रति के प्रकाशन के बाद निरंतर रचनारत इस लेखक ने पूरे समाज को अपनी आँखों से घूम घूम कर देखा। भदंत आनंद कौशल्यायन के साथ श्रीलंका की यात्राएं की और बौद्ध धर्म से विशेष रूप से प्रभावित हुए, किंतु भारत की राजनीति हो, समाज हो, जाति व्यवस्था हो या सड़ी गली ऐसी परंपराएं जिनका विरोध करना उन्हें ज़रूरी लगा, नागार्जुन ने भरसक किया। इस पुस्तक में आज का पाठक ये पाएगा कि नागार्जुन होने का अर्थ क्या है। इसे पढ़ने का सही कारण यही है कि आज हम यह जान सकें कि रचना का अर्थ क्या होता है, रचना समाज को क्या देती है। नागार्जुन एक रचना संचयन पठनीय ही नहीं, संग्रहणीय पुस्तक भी है। दुनिया के उलझे सवालों का कोई सीधा सा जवाब निकालो, बड़ा अंधेरा है इन दिनों जहन में, कोई अच्छी सी किताब निकालो। किताबें न केवल हमारे जहन के अंधेरों को दूर करती हैं, हमें ज़िंदगी के सवालों के जवाब देती हैं, बल्कि हमें जीवन से जुड़ने की प्रेरणा भी देती हैं। और इसीलिए हम आपको लिए जाते हैं किताबों की दुनिया में। आज आपको लेकर जा रहे हैं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, द्वारका, नई दिल्ली के पुस्तकालय में। हमने बात की यहाँ के कुलपति प्रोफेसर आनंद श्रीवास्तव से और यहाँ के सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार चौधरी से।
NSUT is a Delhi State University. In NSUT, we have 17 departments. So, if I can give you the background of this university, we started in 1983. It was called as DIT, Delhi Institute of Technology, and then we became university in 2018, and now it is called as NSUT. And we have 3 campuses here. One is main campus, which is in Dwarka, and there are 2 other campuses. One is in East Delhi, other is in West Delhi, and the total number of students are little over 11,000 students. NSUT, we strictly follow NEP, National Education Policy 2020, learning centric education, which means we have a lot of multidisciplinary courses, we have a lot of interdisciplinary courses. So, we give total flexibility to the students. They can do minor in different areas, different subjects. So, the total flexibility is given to the students. We give a lot of emphasis on industry and academia working. So, we have a lot of projects from industry. Our students, they get a chance to work on industry projects which are actually real world problems. In SUT, we have few center of excellence. One is in Center of Excellence in Artificial Intelligence. So, that center is actually used by our students, BTech students, MTech students and PhD students, and also we use this facility to solve some real world problems. So, we have MOUs with some hospitals or for example, Tata Energy Research Institute, where we solve problems using artificial intelligence for these agencies. We have a good library facility here where we get a lot of journals, and there are many books here, and all these facilities can be accessed by the students at any time of the day. So, this is and very soon we are going to have a subscription of which is called as One Nation, One Subscription, where we will get access to all types of journals in the library. So, this is one of the most important feature of the university, a very good library which is used by our students. Netaji Subhas University of Technology Library is the second oldest library after DTU. It was established in 1983 as DIT. Our library provides cabled internet, Wi-Fi connections, centrally air-conditioned environment and comfortable reading furniture as creative space. Our library is provided many services to its user through coordinating with other government agencies and non-government organizations. Supports faculty members in many ways using InfluMnet projects, nearly Sodh Ganga, Vidwan database, IRNS, Sodh Chakra and others. Our library also provides many other services such as personal book service, user awareness service, e-book service, OPEX service, question paper service, reference service, photocopy service, referral service, newspaper magazine service, document delivery service, new arrival service, document tracing service, book acquisition and technical service. हमारी लाइब्रेरी में 68,000 से ज़्यादा बुक्स कलेक्शंस हैं, जिसमें यह 6 विभागों में विभक्त है। इस लाइब्रेरी में 10,000 रीडर्स रजिस्टर्ड हैं, करंट रीडर्स रजिस्टर्ड हैं, और यह लाइब्रेरी इस साल 294 दिन खुली है। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में 6 से ज़्यादा सेक्शंस हैं, यथा सर्कुलेशन सेक्शंस हैं, जनरल सेक्शंस हैं, बुक बैंक सेक्शंस हैं, पीरियडिकल सेक्शंस हैं, साइंस एंड फिक्शन सेक्शंस हैं, रेफरेंस सेक्शंस हैं, टेक्निकल सेक्शंस हैं। यह मंडे टू सैटरडे खुलता है। वर्किंग डेज़ में 9:30 to 6 खुला होता है और सैटरडे 10 to 5:30 खुला होता है। NSUT लाइब्रेरी बच्चों से एक्सक्लूसिवली लाइब्रेरी सर्विसेज के लिए फ़ीस नहीं ले, यह जो भी इसमें बच्चे एडमिशन्स लेते हैं, स्टाफ हैं, ऑफिसर्स हैं, बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी के मेंबर्स होते हैं। केवल मुझे उनका डाटा कलेक्ट करना होता है और फिर वह हमारे मेंबर बन जाते हैं।
आना तो लौट कर यूँ आना, जैसे बसंत आता है कुम्हलाई कलियों पर और बिखरती है धूप एक उदास आंगन में। आना तो इस बार यूँ आना, जैसे परिंदे लौटते हैं अपने घरों को। लौट कर आना कितनी सुंदर प्रक्रिया है जो हमें अपनों से जोड़ती है, फिर से जीवन से जोड़ती है और बताती है कि अब भी कितना कुछ हमारा इंतज़ार कर रहा है, जैसे आप इंतज़ार करते हैं साहित्यिकी का। हम फिर लौट कर आएंगे साहित्यिकी में, साहित्य की दुनिया के सुंदर रंग लेकर आपके लिए। फ़िलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।